मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन सोमवार को लखनऊ पहुंचे, यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों और नेताओं से मुलाकात की, साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी की है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल दौरे के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश पहुंचे, यहां चल रहे विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी के प्रचार में शामिल हुए, साथ ही चुनावी सभा को संबोधित भी किया। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश महामंत्री रवि घोष और चंद्रशेखर शुक्ला भी गए हैं। तीनों नेता एआईसीसी की बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बैठक में सदस्यता अभियान समेत महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान को लेकर चर्चा की गई। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एआईसीसी की जो बैठक हुई थी, उसमें सभी राज्यों के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम भी पहुंचे और महंगाई को लेकर यहां पर मंथन किया गया। अब प्रदेश में खरीफ की कटाई शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी की तारीख तय नहीं हो पाई। इसे दिवाली बाद प्रस्तावित बैठक में तय किया जाएगा। इस बीच उप समिति ने इस साल 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय कर लिया है। खरीदी में इस बार भी बारदाने का संकट है। ऐसे में शुरू से ही किसानों और मिलरों से बारदाने लेकर खरीदी की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय उप समिति में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकराम इसमें शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में धान के रकबे में 48,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। 2.5 लाख अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इसके मान से 105 से 107 लाख मैट्रिक टन धान आने की संभावना है। और रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सिसरिंगा का आश्रित गांव सिंधमार अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। ग्रामीण 21वीं सदी के डिजिटल युग में भी शासन प्रशासन से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पाषाण युगीन जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आजादी के पहले से यहां 35 से 40 आदिवासी परिवार के लोग जंगल में घर बनाकर रह रहे हैं। शासन ने जंगल में ही उन्हें खेती योग्य भूमि दे दी, जिससे वे उपजाऊ बनाकर खेतीबाड़ी करके किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको बता दें कि ये आश्चर्य होगा कि आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ के ग्रामीण जिम्मेदारों को लापरवाही के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अभी तक इस गांव में आने जाने के लिए एक सड़क तक नहीं बन पाई है, ना ही इन्हें पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। गांव में बोरिंग की सुविधा भी नहीं है। लोग नदी नाले या पोखर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उनसे यदि किसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, तो गांव से अस्पताल तक जाने के लिए सड़क ना होने के कारण एम्बुलेंस की सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पा रही। गांव में एम्बुलेंस तो छोड़िए, 4 पहिया वाहन तक नहीं आता, जिसके कारण मरीज को खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। कहाँ पढ़ने जाते हैं आप लोग? सिसरिंगा। अच्छा, कैसे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं, कभी कभी पैदल भी जाते हैं। बहुत रोड खराब है ना, तो परेशानी होती है आने जाने कैसे में। खराब है बरसात के दिनों में? पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। जी, हमारे गांव में बस एक ही तालाब है
जिसमें कभी पानी नहीं होता है और हमारे गांव वासियों को नहाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। शौचालय अच्छा, नहीं है? हाँ नहीं है। कहाँ जाते हैं शौच करने? जंगल कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी है। मैं भी अपने को सिर्फ अभी 40% राशि मिला हुआ है और 40% से इसमें ज़्यादा कार्य हो चुके हैं। हम आगे किस्त तक की मांग किए हैं और फ़ोटो और उसका सभी मतलब मूल्यांकन की MB की फ़ोटोकॉपी करके वो राशि आया नहीं है। लेकिन जितने भी काम हैं हम उनको रनिंग में रखे हैं, कोई भी काम हमारा ब्रेक नहीं है। 40% मिलते हुए भी हम 60% माने काम उसमें कर चुके हैं। अब राशि जैसे ही आएगा तो फिर उनका पेमेंट फिर कराएंगे। और दुर्गम पहाड़ियों में बसे जिले के अति संवेदनशील गांव ओट के ग्रामीणों ने पिछले 1 महीने से स्कूल में तालाबंदी की हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक मिडिल स्कूल के लिए शिक्षक नहीं भेजा जाएगा तब तक स्कूल में तालाबंदी जारी रहेगी। इसी पर एक रिपोर्ट। सबसे सुदूर वनांचल गांव और नक्सल प्रभावित गांव है, जहां सड़क, बिजली, पानी की भी व्यवस्था नहीं। जब चुनाव का समय आता है तो इस गांव में चुनाव संपादित करने के लिए प्रशासन हवाई मार्ग से मतदान दल भेजकर चुनाव संपन्न करवाता है। ऐसे में मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में पिछले 2 सालों से पढ़ाई ठप रही और जब स्कूल खुले तो शिक्षक की समस्या से जूझ रहे ओढ़ के ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल में ही तालाबंदी कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार विकास को लेकर एवं शिक्षा को लेकर लाख दावे करे, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में सरकार का विकास एवं दावे की पोल खुल जाती है। इस वक्त हम गरियाबंद जिले के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऊड़ में मौजूद हैं और यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ऊड़ है और विगत 1 महीने से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ऊड़ में ग्रामीणों के द्वारा तालाबंदी की गई है और ग्रामीणों का सिर्फ एक ही मांग है कि गांव के जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हो। सिर्फ मिडिल स्कूल में एक ही शिक्षक है और एक ही शिक्षक के भरोसे मिडिल स्कूल संचालित होता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि गांव में जिस तरीके से मिडिल स्कूल संचालित हो रही थी और विगत 1 वर्षों से मिडिल स्कूल में तालेबंदी की गई है, तो आखिर उनकी मांग क्या है और किस लिए उन्होंने तालेबंदी की है, आइए हम जानते हैं उनसे। 1 महीने से आपके यहाँ का मिडिल स्कूल में ताला जड़ा है, क्या आप लोगों का मांग है और क्या चाहते क्या हैं आप लोग? जी सर, हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब के पास गए तो वो लोग हमारा कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग वहाँ से आए। फिर यहाँ मिडिल स्कूल सब इसको ताला लगाए थे, पूरा प्राथमिक शाला ओढ़ का, माध्यमिक शाला ओढ़ का, प्राथमिक शाला हथौड़ी, प्राथमिक शाला नंगड़ार का। लेकिन सरकार ने उसके बाद सबको ताला लगाए। फिर 2 शिक्षक भेजे, आश्रम शाला ओढ़ का और प्राथमिक शाला हथौड़ी का, और माध्यमिक शाला ओढ़ का और प्राथमिक शाला नंगड़ार का शिक्षक आज तक नहीं भेजे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ का ताला आज तक नहीं खोले हैं। तो अभी क्या कितने दिनों तक तालेबंदी करेंगे आप लोग? जब तक शिक्षक नहीं भेजेंगे तब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। प्रधान पाठक का कहना है, पेरेंट्स छात्रों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। शिक्षकों की कमी की सूचना और तालाबंदी की जानकारी शासन को दी जा चुकी है। सर, मैं तो 25 तारीख जब से यहाँ ग्रामीणों द्वारा शिक्षक या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर तालाबंदी किया गया है, तब से मैं यहीं हूँ, मुख्यालय में हूँ और बच्चों को जो है गाइडलाइन करते रहता हूँ। शाम को पालक तो अभी भेज नहीं रहे हैं, जब तक शिक्षक नहीं आएंगे तब तक तालाबंदी रहेगा करके अड़े हुए हैं और बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो मैं जो है शाम वाम को जैसे ट्यूशन के रूप में आधा घंटा 1 घंटा उनको गाइडलाइन करता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता संजय नेताम ने स्कूल की तालाबंदी पर कहा, कलेक्टर ने अतिथि शिक्षक की तुरंत नियुक्ति की गई थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। बुनियादी सुविधाएं वहां के लोगों को मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। वहाँ पे स्कूल के संबंध में शिक्षा की कमी है बोल के मीडिया के माध्यम से पता चला था, तो त्वरित जो है उस समय कलेक्टर साहब ने वहाँ पे कुछ शिक्षक की नियुक्ति वहाँ पे की थी व्यवस्था के तौर पे। लेकिन बाद में सुनने में यह आया कि जहाँ जिस शिक्षक वहाँ पे किया गया था तो उस गांव के लोग विरोध किए। विरोध करने के बाद से उसको जो है डीओ सब उसको रोक के रख दिए हैं।
तो वहाँ पे अभी कलेक्टर सर ये डिसाइड किए हैं कि अतिथि शिक्षक के माध्यम से वहाँ जो ओण में शिक्षक की कमी है, तो कमार भुंजिया जैसे हमारे जनजाति के भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे उसी बाहुल्यता के लोग वहाँ पे निवासरत हैं। तो एक सोच बनी कि वहाँ पे अतिथि शिक्षक के माध्यम से वहाँ पे जो कमी आ रही है शिक्षक की, वहाँ पूर्ति की जाएगी। वहीं जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार खीरसागर ने बताया, जिले में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, फिर भी वो प्रयासरत है। बहुत जल्द शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य खराब न होने दिया जाए। लेकिन ये जो अभी स्कूल के बारे में जानकारी आप लोगों ने दी है, ये हमें नहीं थी। उसको हम तत्काल चेक करवा लेंगे। अगर इस तरह से कुछ बंद पाया जाता है तो भी जिम्मेवार लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि कुछ ग्रामीण कुछ 7 दिन पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने स्कूल बंद का तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन टीचर की आवश्यकताओं के बारे में शिकायत की थी। 1 महीने से स्कूल में तालाबंदी होने से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन ग्रामीण भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी शिक्षा के मंदिर में कब तक ताला जड़ा रहेगा। जनतंत्र टीवी के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। और मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, 1 महीने से शिक्षा के मंदिर में ताला लटका हुआ है, ग्रामीण गुस्से में है, प्रशासन आंखें मूंदे हुए है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? बिल्कुल संतोष, जहां एक तरफ बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण पूरे स्कूल बंद थे और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लॉकडाउन की ढील दी गई और शासन प्रशासन के द्वारा स्कूल खुलने को लेकर जो दिशा निर्देश दिया गया, उसके बाद स्कूल खुले। लेकिन गरियाबंद जिले का सबसे बीहड़ और नक्सल प्रभावित गांव है ओड़, उस गांव का मिडिल स्कूल को ग्रामीणों ने विगत 1 महीने से तालेबंदी की है। और ग्रामीणों का एक ही मांग है संतोष कि गांव के मिडिल स्कूल में जो एक शिक्षक है, तो मिडिल स्कूल में और भी शिक्षकों की नियुक्ति हो, ताकि जो बच्चों का भविष्य है वो गढ़ सके। और बच्चे आज के डेट में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो है ना, ग्रामीण स्कूलों में तालाबंदी की है। इस पूरे मसले को लेकर हम जिले के कलेक्टर से भी बात की है, तो कलेक्टर का कहना है कि गरियाबंद जिले में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी को देखते हुए आगामी दिनों में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन संतोष, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विगत 1 महीने से स्कूल में ताला जड़ा है, तो बच्चों का भविष्य। मनमोहन, सवाल ये भी खड़ा होता है कि कितने वक्त से यहाँ पर शिक्षक की कमी है और ग्रामीण कितने वक्त से शिकायत कर रहे हैं, किन किन मंचों पर ये शिकायत की गई है, कलेक्ट्रेट से कितने वक्त पहले ये ग्रामीण मिले हैं और अब तक पूरा प्रशासन आंखें मूंदे क्यों सोया हुआ था? बिल्कुल संतोष, आपने सही सवाल किया। 1 सप्ताह पहले ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर के पास गए थे और ग्रामीणों ने एक ही मांग किया था कि स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। अगर शिक्षक की व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो तालेबंदी करेंगे। और उसके बाद जब शिक्षक की व्यवस्था की गई, लेकिन मिडिल स्कूल में न भेजकर वो जो शिक्षक हैं उन्हें आश्रम में एवं अन्य प्राथमिक शाला में उनकी नियुक्ति की गई। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का मनसा है वो पूरा नहीं हुआ और ग्रामीण लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं और कलेक्टर कार्यालय का दफ्तर का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। और जो ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वो गांव के जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में तालेबंदी कर दिए हैं। ये वही ओड़ गांव है संतोष, जहां पर शासन पाता है तो हेलीकॉप्टर के मदद से उस गांव तो पहुंचते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आज के स्थिति में उस गांव की ओर कोई झांक कर भी नहीं देख रहा है। बच्चे का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है और जिस तरीके से वह गांव पहुंच विहीन है, सड़क नहीं है, उस गांव में बिजली नहीं है, या तो उस गांव के लिए एक समस्या है ही। लेकिन वर्तमान स्थिति में शिक्षकों की अगर वहां पर नियुक्ति नहीं होती है तो बच्चों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। मनमोहन, वाकई भविष्य खतरे में दिख रहा है, ग्रामीण बेचैन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में संकट है वो शिक्षा का लगातार बना हुआ है। मनमोहन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।